लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सॉलिड के इंट्रोडक्शन पार्ट की कि सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी। फिर हमने जो है बात की थी कि आयनिक सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी कि लैटिस क्या होते हैं। फिर हमने आपको यही बताया था कि यूनिट सेल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लैटिस में कैसे पूरा यूनिट सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी दिया था ब्रिक्स का और लड्डू का, पैकिंग वगैरह भी बताई थी कि कैसे आप पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यूनिट सेल को 2 पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है। एक सिंपल यूनिट सेल जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा सेंट्रल यूनिट सेल। तो सेंट्रल यूनिट सेल में भी 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। पहला फेस सेंटर, दूसरा बॉडी सेंटर और तीसरा एड सेंटर्ड आता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल या क्यूबिक यूनिट की बात करें तो हम एक क्यूब कंसीडर करेंगे। आप अपना रूम कंसीडर कर सकते हैं एज अ क्यूब, या फिर ब्रिक्स, ईंटें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्यूब की तरह होती हैं। ठीक है, आपका रूम भी 3D क्यूब की तरह ही होता है। ठीक है, तो उसका ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये क्यूब आपका बन जाएगा। तो अगर क्यूब की बात करें तो इसमें ABC तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल भी इक्वल होते हैं एक दूसरे का परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। अगर हम इसमें एटम्स की बात करें पर यूनिट सेल, तो उन एटम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एक एटम यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, फिर आपका तीसरा यहाँ, चौथा एटम यहाँ पर, फिर आप बात करोगे 5th की, 6 यहाँ पर, 7th ही। कहने का मतलब कि हर कॉर्नर पर आपको एक एक एटम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 8 एटम हो जाएंगे पूरे यूनिट सेल में। 8 कॉर्नर्स हैं तो हर कॉर्नर पर आपको एक एटम मिलेगा, तो टोटल आपको 8 एटम मिलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, अगर आप एटम पर यूनिट सेल की बात करो कॉर्नर्स पर, तो 8 आप एक जगह पर, अगर एक इस पे सपोज करो एक जो है एटम है, तो इसके एक पार्ट ये हुआ ना, तो मतलब उसका 1/8 पार्ट हुआ ना। ये पूरा अगर देख लो तो हाफ हो गया। ठीक है, हाफ का भी अगर पार्ट करो तो 4, तो इधर जो है 1/8 पार्ट आएगा। तो आप जो है 8 का 1/8 पार्ट, मतलब क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है ना, मतलब एक कॉर्नर पर आप एक एटम रख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में क्या है, फेस सेंटर में पहले तो कॉर्नर्स पर जो आपके हर कॉर्नर्स पर एक एक एटम की प्रोबेबिलिटी है। और अगर फेसेस की बात करो तो कौन कौन से फेसेस जाएंगे, देखो एक ये आपका फेस हो गया, एक ये आपका फेस हो गया, नेक्स्ट ये, एंड नेक्स्ट ये फेस हो गया। 4 फेसेस ये हो गए, और एक जो है आपका अबव और एक उसके पीछे, तो 2 फेसेस ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, और हर एक फेस पर हाफ प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो 6 × 1/2 3, तो टोटल क्या बन जाएगा 314 टोटल एटम पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो इसमें भी सेम कॉर्नर्स पर वैसे ही हर कॉर्नर पर एक एटम की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, 8 कॉर्नर्स हैं और 1/8 आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद में अब बॉडी पर बात करें, सपोज कोई क्यूब है, उसके ऊपर से आप अगर बॉल को डालो, ऊपर से जब आप बॉल को डालोगे तो जा करके बिल्कुल बॉडी में फिट हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हुई, एक ही तो हुई, एक ही बॉल जाएगी ना वो। तो बॉडी पर एक, तो 1 + 1, तो यहाँ पर 2 एटम पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर में। फिर आप इट्स सेंटर की बात करो, तो इट्स सेंटर की बात करोगे तो कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो, एक ये इट्स हो जाएगा, ये इट्स, या फिर एक ये इट्स, ये इट्स। तो वैसे ही सेम होगा, कॉर्नर्स पर एक ही एटम की प्रोबेबिलिटी है, इट्स पर 2 इट्स हैं, हाफ आप प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ये। तो यहाँ पर भी टोटल 2 हो गया। ठीक है, ये तो आपकी यूनिट सेल का हो गया कि फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है, इट्स सेंटर, इन सब की बात हो गई। इसके बारे में आप थोड़ा सा ही पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में जान लो कि हमने पहले बताया कि एटम के जो क्या बोलते हैं ऐसे अरेंजमेंट उनका किया जाता है कि उनकी पैकिंग इफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली पैकिंग इफिशिएंसी होती क्या है, तो पैकिंग इफिशिएंसी पहले पैकिंग फ्रैक्शन जान लो आप। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एक एटम अपॉन उसका जो है पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। मतलब एक पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, एक पूरा यूनिट सेल है उसमें एक एटम जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है।
वो पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और इसी को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, परसेंटेज में पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इंटू 100 आपको पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन के बारे में। फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली जो हमारा कोई भी क्रिस्टल है, सपोज कोई भी क्रिस्टल है, जो भी क्रिस्टल है, ये 1D है, ठीक है, 2D में, तो जो भी क्रिस्टल है, आप 1D 2D 3D कहीं की बात करो, तो उसमें जो है नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, मतलब कोई भी एटम है उसके पास में जो भी टच कर रहे हैं उसको एटम्स, वो जितने होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे हम इसकी बात करें तो देखो, अगर हम इस एटम की या सपोज इस एटम की हमको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करनी है, तो हमको अगर इस एटम की फाइंड करनी तो देखो, एक ये एटम इसको टच कर रहा है और एक ये, तो इसको 2 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें ये 1D का था। 2D में देख लो, 2D में 2 तरीके के होते हैं, एक AA टाइप, दूसरा AB टाइप, ठीक है। AB जिसकी बात करो, हम एक ही बात कर लेते पहले, थोड़ा इजी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो सब ऐसे ही अरेंज हैं। अगर हम किसी भी एटम को उठाते हैं, चलो हमने इसको उठा लिया, तो इससे देखो एक ये एटम अटैच है, एक ये एटम अटैच है, एक ये एटम अटैच है, इसकी एक एटम, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एटम्स इससे अटैच है। ये नहीं काउंट करेंगे, ये देखो टच नहीं कर रहा है, ना ही आप ये काउंट करेंगे, ना ही ये, यहाँ ही जो एटम जिसकी आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं उससे जो भी टच कर रहे हैं, उसके नियरेस्ट नाइबर्स जो भी हैं, सबसे पास वाले पड़ोसी, वो उसको, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। आप AB अरेंजमेंट में देखो, सपोज करो हम इस एटम की बात कर लेते हैं, ठीक, इसे देखो एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसे आप 3D में बात करोगे तो 3D में 12 आ जाएगा आपका, क्योंकि आप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हो ना, तो जितने ऊपर 6 ये 6 टच कर रहे हैं उतने ही 6 नीचे भी चले जाओ आप, क्योंकि वो 3D अरेंजमेंट है। ये आप प्लेन पर 2D दिखा सकते हैं ना, आप 3D नहीं शो कर सकते हैं, तो वहाँ पर 3D में क्या, 3D का क्या हो जाएगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल, ये जो रूल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स की जब भी हम बात करेंगे तो रेडियस रेशियो रूल ही आता है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, कैटायन और एनायन की जो रेडियस का रेशियो होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यही रेडियस रेशियो होता है, ठीक है। इसी को आप रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक, आयनिक कंपाउंड्स के लिए या आयनिक क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो रूल यूज होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीज एक जान लो कि जैसे जैसे रेडियस कैटायन का बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस का रेशियो उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये कि कैटायन की रेडियस बढ़ रही है, देखो इसमें रेडियस रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायन के, एनायन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो रेशियो है उसमें कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कैटायन का हम रेडियस रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो पूरा रेडियस रेशियो भी तो बढ़ेगा। और आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि जो एनायन का रेशियो होता है, रेडियस, एनायन की जो रेडियस होती है वो कैटायन की रेडियस से हमेशा ग्रेटर होती है। ओके, ऑलवेज एनायन की जो रेडियस होती है वो कैटायन से ग्रेटर होती है। तो आपको जो है, और हाँ ये भी कि स्टेबिलिटी जो होती है आयनिक कंपाउंड की वो रेडियस रेशियो पर डिपेंड करती है। अरे भाई, जब रेडियस रेशियो बढ़ेगा तभी ना कोई भी कंपाउंड स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये कि सपोज ये कोई कैटायन है, ठीक है, इसको एनायन ने सराउंड किया हुआ है, ठीक, ऐसे, तो कैटायन को जितने नंबर ऑफ एनायन सराउंड करेंगे उतना ही ज्यादा उसका रेडियस रेशियो होगा, ठीक, और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अरे जब कैटायन को और ज्यादा एनायन सराउंड करेंगे तब उसका नंबर बढ़ेगा ना, नियरेस्ट नाइबर्स उसको जो टच करते हुए हैं वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर भी सही बढ़ता है, ठीक है, तो जब रेडियस रेशियो ज्यादा होगा मतलब रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो अगेन इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि इस रेडियस रूल की कुछ असम्पशंस हैं, मतलब कुछ इसकी कंडीशंस हैं,
जो फॉलो होंगी तभी वहां पर ये रूल आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी। कंडीशंस ये है कि जो शेप होता है कैटायन और एनायन का वो स्फेरिकल होना चाहिए और कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए। ठीक है, कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए। सपोज ये कैटायन है तो ये एनायन है, ये आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक ठीक। लेकिन कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे को टच करना चाहिए, एनायन और एनायन आपस में एक दूसरे को टच बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग जो ये है कि कैटायन जो सराउंडेड हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से। अगर सेंटर में कैटायन आपने लिया हुआ है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो जितने नंबर ऑफ एनायन से वो सराउंड होगा उतना ही ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो उसका रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा, तो रेडियस रेशियो भी हाई होगा। ठीक है, इस तरह अपोजिट एनायंस भी उतने ही कैटायनिक नंबर से सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट थे कि शेप जो होता है कैटायन एनायन का स्फेरिकल होना चाहिए, एक दूसरे को टच करने चाहिए, एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, और कैटायन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से या एनायन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन से सराउंडेड होने चाहिए। ये कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होंगी तभी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप बात करो कि इसमें जो है हम आते हैं कि हम पैकिंग बनाएंगे कैसे। हमको पैकिंग बनानी है तब ना हम फाइंड करेंगे। तो आप अगर पैकिंग बनाएंगे तो आप इस तरीके से पैकिंग बनाएंगे, उसमें एनायन के साइज को ज्यादा बड़ा रखेंगे। ठीक है, और कैटायन के साइज को छोटा रखेंगे। मतलब आप जब पैकिंग बनाते हो तो उसमें वायर्स तो बीच बीच में जनरेट होते हैं, तो उस वायर्स में आप कैटायन को फिल करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनायन के साइज को फिक्स कर दिया। हमने एनायन के साइज को क्या किया, फिक्स कर लिया, और कैटायन के साइज को वेरी कराते रहेंगे। ठीक है, तो कैटायन का साइज एज वी नो कम होता है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि कैटायन का साइज अगर कम हुआ, ठीक है, हमने इसी को वेरी हमको कराना है, इसी से हम जो चाहेंगे कर लेंगे। मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाना घटाना सिर्फ कैटायन का काम है। कैटायन का साइज बहुत छोटा होगा, सपोज ये देखो बहुत छोटा साइज है। ठीक है, जब छोटा साइज है तो देखो इसको एक ही 3 ही एनायन जो है इसको सराउंड कर पा रहे हैं। ओके, ये कैटायन है, इसको 3 एनायन। अब देखो एजम्पशंस में आपने कंडीशंस क्या पढ़ी थी कि कैटायन एनायन आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए, एनायन एनायन नहीं, बट देखो यहाँ पे तो टच कर रहे हैं। तो क्यों टच कर रहे हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, कैटायन का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेडियस रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉलो ही नहीं कर रहा, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा एनायन एनायन, तो हमने क्या किया, इसको लीनियरली बना दिया। हम कैटायन के साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, हमको रेडियस रेशियो इंक्रीज करने के लिए कैटायन का साइज, जब आप कैटायन के साइज को बढ़ा दोगे और फिर देखो जब आप बनाओगे, ये देखो आप सराउंड करो, देखो अब जो है टच नहीं कर रहे हैं। अगर तीसरा बना दोगे तो फिर टच करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो लीनियर शेप है जहां पर ये इस साइज में टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेडियस रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो देखो कितने आयन सराउंड कर सकते हैं, 3 आराम से सराउंड कर सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपने कैटायन को। ठीक, अब यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो रेडियस रेशियो, ये देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैटायन का साइज आप वैरी किसको करा सकते हो, कैटायन को। आपने एनायन को फिक्स करके रखा हुआ, तो कैटायन के साइज को जैसे जैसे आप वैरी कराते जाओगे आपका रेडियस रेशियो वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा, और आपका वो क्रिस्टल और स्टेबल होते जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप कैलकुलेशन की बात कर लो कि आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट कैसे करोगे। तो मैं आपको लीनियर का बता देती हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी तरीके से आप बाकी कैलकुलेट कर लोगे, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ABCC जो भी है। और बहुत नीड नहीं होती है इसको कैलकुलेट करने की, आप इसको वेरिएशन इसका याद भी रख सकते हो कि किस रेंज से किस रेंज तक एनायन टू कैटायन आपका जो है रेडियस रेशियो वेरी करता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आते हैं। सपोज ये आपका है क्या बोलते हैं, ये कैटायन है, इसको 3 एनायन ने सराउंड किया है। ठीक है, तो ये आपका तो यहाँ पे बन क्या रहा है, देखो ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है, यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है। ठीक है, इसी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक ये कैटायन की अगर हम बात करेंगे तो देखो कैटायन छोटा सा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, और फिर एनायन बड़ा है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी जो है ये पूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर पर स्मॉल आर। और इसको बाहर बना लो, ये जो इसकी रेडियस सबको आप मिला रहे हो, तो ये देखो इसको हमने 30 डिग्री मान लिया, ये 90 है,
इसकी स्मॉल आर थी, कैपिटल आर थी, तो पाइथागोरस से ये क्या होता, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू cos 30। तो ठीक है, बेसिक नॉलेज होगी सबको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो बेस ये cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, cos 30 की जगह पर आप √3/2 रख दोगे। ठीक है, और इसकी कैपिटल आर बेस, ये देखो ये बेस है, अरे ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ये बेस है, और फिर हाइपोटेन्यूस की क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर है। ठीक है, 30 है। तो अब ये हो गया कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू cos 30। ठीक, अब इसको आप उधर लेकर के जाएंगे। ठीक, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/2, ये cos 30 की वैल्यू आपने रख दी, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब आप जो है इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे जब, तो ये आएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, फिर आर आप कॉमन लेंगे, 1/√3/2 इक्वल टू स्मॉल आर। अब इसको आप इसके अपॉन में ले आएंगे, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल पर 1/√3/2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.155 ये रेडियस रेशियो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये रेडियस रेशियो आ गया आपका लीनियर का। ठीक है, अगर इसी तरह आप बात करेंगे ट्रायंगुलर की, तो लीनियर की किससे वैरी करें, 0 से। लीनियर की क्या वैरी कर रही है, लीनियर की बात करें तो 0 से इसका रेडियस रेशियो जो है वैरी कर रहा है 0.155। ठीक है, अगर आप ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो इसका रेडियस रेशियो 0.155 से वैरी करेगा आपका कुछ 0.225। ठीक, अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो 0.225 से इसका जो रेडियस रेशियो है वो वैरी करेगा आपका 0.414। ठीक, इसके बाद में अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें तो ये 0.144 से पॉइंट जो है 732 वैरी करेगा। फिर आप बीसीसी की तो 0.732 से 1 पता जाएगा। ठीक, तो ये 0 से 1 तक की आपका वेरिएशन। ठीक है, रेडियस रेशियो का। तो यहीं तक रखते हैं आज। बाकी आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू।